हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, फटाफट जुड़िए सभी लोग। आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। और आर्टिकल 32 के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि आप ये जानें कि जब भी फंडामेंटल राइट का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक उपचार की ज़रूरत होती है। क्लियर। और वो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के अंदर दी गई है। क्लियर। अब देखो, अंबेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा और कहा कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, संविधान की आत्मा है और इसके बिना और किसी अन्य अधिकारों का और पूरे संविधान का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप देखो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन उन फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि उसको लागू न करवाया जा सके, उसको लागू न करवाया जा सके। और इसी से संबंधित क्या है, अनुच्छेद 32 है। ठीक है। एक चीज और ये भी जाने कि किसी भी हालात में आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत भी इसे क्या नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। ध्यान देना, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो सीधे तौर से कहाँ जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत कहाँ जा सकता है, तो उच्च न्यायालय जा सकता है। अब देखिए, इसकी यदि बात की जाए तो अब लेकिन पार्लियामेंट की यदि बात करें, ठीक है, संसद की यदि बात करें, तो वो हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट्स को भी ये अलाउ कर सकता है कि इसके तहत क्या कर सके, डायरेक्शन या दिशा निर्देश का प्रयोग कर सके। ठीक है, कोई ऑर्डर जारी कर सके, कोई रिट जारी कर सके। अब देखो, लेकिन हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जब, गुड मॉर्निंग, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति यदि चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, इसके प्रभाव को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, कहां पर कि आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हो इस मामले में। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए लिखते हैं, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। क्लियर। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। पहली बात कि यह मूलभूत अधिकार के प्रतिरक्षण के लिए है, मूलभूत अधिकार के प्रतिरक्षण के लिए है। आयुषी पांडे, ऐसा सिर्फ 24 तारीख तक होगा। ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है, बस 3-4 दिन और होगी। ठीक है, तो दूसरी बात आप समझें, क्लियर, कि गुड मॉर्निंग सभी को, कि अंबेडकर ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, संविधान के आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत जब क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, संवैधानिक जो संशोधन है, उसके तहत भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लिखिए, इसे संविधान
संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत भी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्लियर? और कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे तौर से अनुच्छेद 32 के तहत कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। नाउ लिखिए, क्लियर? कुछ फाइनल पॉइंट्स को समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो बारी है कि इसके अलावा लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। जैसे पहला लिखें, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा जो दूसरा है वो क्या है आपका? लिखे मैंडामस या परमादेश। दूसरा लिखिए परमादेश। क्लियर? नेक्स्ट लिखे प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। क्लियर? तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा लिख लिया? नेक्स्ट लिखें, अभी मैं इस पे बारी बारी से आता हूं, लेकिन पहले कुछ बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो आशा करता हूं ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखें कि संसद दूसरे न्यायालयों को भी ऐसे रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है।
रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, अनुच्छेद 359 लिखिए, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारों के प्रभाव को निलंबित कर सकता है। क्लियर? अच्छा, इस मामले में ऐसा कहा जाता है कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के तुलना में। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। क्लियर? कि जैसे मैं बात कर लूं किसकी, सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरी तरफ उच्च न्यायालय। क्लियर? इसमें समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। क्लियर है? रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूलभूत अधिकार के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है। क्लियर? रिट जारी कर सकता है, ध्यान देना। दूसरी तरफ जब आप उच्च न्यायालय की बात करें तो मूलभूत अधिकार प्लस अन्य अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। क्लियर? तो दो बातें हैं। एक, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है, ये रिट जारी करने से मना कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करेगा, जबकि उच्च न्यायालय किसी भी मामले में, ठीक है, कहीं भी कोई भी अधिकार का उल्लंघन होता हो तो रिट जारी कर सकता है। तो एक इसका ये मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, ज्यादा अधिकार प्राप्त है इस मामले में। कम से कम ध्यान देना कि जो रिट जारी करने के मामले में कम से कम सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा
इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब लिखिए कि अब एक चीज, लेकिन थोड़ी सी बात और भी समझे यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ क्या है हमारा हाई कोर्ट है। क्लियर, हाई कोर्ट सिर्फ राज्य के क्षेत्राधिकार में रिट जारी कर सकता है। क्लियर, और ये पूरे भारत क्षेत्र में, ठीक है, ये पूरे भारत क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय समूचे भारत क्षेत्र में रिट जारी कर सकता है। क्लियर, तो ये फर्क है जब आप किसकी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करेंगे, दोनों के बीच में तुलना यदि की जाए तो। क्लियर, अब मैं आपसे बारी बारी से डिस्कस करूंगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? सर रिट तो क्लियर कर दीजिए, थोड़ा लेट से आए हैं। ठीक है, नीरज कुमार बेदिया जी, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आज कि ये संवैधानिक उपचार का मामला है। क्या है बच्चे? संवैधानिक उपचार का मामला है। मान लो कि इतने सारे मूलभूत अधिकार दे दिए गए, लेकिन जब उसको लागू ही ना करवाया जा सके तो ऐसे अधिकारों का क्या मतलब है? इट इज मोर लाइक ए टूथलेस टाइगर, मतलब आप इसे दंत विहीन क्या कर सकते हैं, शेर कह सकते हैं। क्लियर, तो मान लीजिए कि अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है। क्लियर, लेकिन ध्यान देना, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यदि हमने कुछ बोला और राज्य मुझे गिरफ्तार कर ले, मान लेते हैं, क्लियर, या कोई व्यक्ति मुझे मारना पीटना शुरू कर दे, तो ऐसे मूलभूत अधिकारों का व्यवहारिक रूप से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आखिर व्यवहार में उसको लागू होना चाहिए ना, सिर्फ सैद्धांतिक तौर से होने से कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल के लिहाज से यदि हो तो उससे क्या फर्क पड़ता? तो एक्चुअल में जब फर्क पड़ेगा जब ये लागू हो सके। और मान लीजिए कि हमारे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम सीधे तौर से सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसे रिट को जारी करता है, मतलब एक तरीके से समझिए इनके पास एक मतलब 5 प्रक्षेपास्त्र हैं, मिसाइल्स हैं, ठीक है, जिसको कि दाग के, मिसाइल्स दाग के जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उसके अधिकार फिर से दिलवा देता है। क्लियर है पॉइंट? ये चर्चा की थी हमने शुरुआत में। नीरज कुमार जी आप बताएंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? तो अब मैं बारी बारी से क्या कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले किसकी चर्चा होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। किसकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। क्लियर, जिसे हेवियस कॉर्पस भी कहते हैं। क्लियर, रिट क्यों है? अभी तो बताया बच्चे, फिजा खान, मैंने ये बताया कि रिट इसीलिए है कि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सके, लागू करवाया जा सके। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में एक तरीके का हथियार है। उस हथियार को प्रयोग करते हुए जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मूलभूत अधिकारों को उसको दिलवा सकते हैं। फिजा खान बच्चे बताना, ठीक है। तो बात आ रही है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हेबियस कॉर्पस की। क्लियर, हेबियस कॉर्पस की, ठीक है। इसमें ये समझो कि फिजा खान बच्चे बताना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये जानिए
हेवियस कॉर्पस के अंदर कि समझ लेते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना, हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं टू हैव अ बॉडी। मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, और मेरे मूलभूत अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ध्यान देना, मेरे मूलभूत अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो मैं पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, मूलभूत अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है कि मुझे जबरन कैद कर लिया गया, जबरन कहीं बंदी बना के रख लिया गया, ठीक है, जबरन कैद कर लिया गया या बंदी बना के रख लिया गया। तो अब मेरे पास क्या उपाय है, या तो मेरा कोई पड़ोसी या मेरा कोई जानकार या मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई दोस्त कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, और या मैं अपने वकील के माध्यम से उस चीज को क्या करूंगा, चुनौती दूंगा कि भाई मुझे जबरन और गलती से गैर संवैधानिक तरीके से गैर कानूनी ढंग से मुझे क्या किया गया है, कैद में रखा गया है, ठीक है, कैद में रखा गया है। और जैसे ही ये गुहार लेके मैं जाऊंगा कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगी टू हैव अ बॉडी, कि मतलब जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको बुला के लाओ, और जिसने गिरफ्तार किया या जिसने बंदी बनाया उसको भाई बुला के लाओ, ठीक है। अब मैं भी पहुंचा, ठीक है, या जिसने मुझे बंदी बनाया हुआ है वो मुझे लेके जाएगा, क्लियर। यदि कोई सरकारी अधिकारी ने बंदी बनाया हुआ है तो क्लियर, लेकिन मान लो कि कोई निजी व्यक्ति ने, कोई प्राइवेट पर्सन ने मुझे बंदी बनाया हुआ है, तो पुलिस को कहेगी कि भैया दोनों के लेके आओ, ठीक है, जिसने बंदी बनाया है और जिसको बंदी बनाया, ठीक है। फिर प्राइवेट अथॉरिटी को तो कोई अधिकार ही नहीं है किसी को, मैं एक व्यक्तिगत तौर पे किसी को बंदी कैसे बना सकता हूं, ये अधिकार तो पुलिस को या सरकारी महकमे के लोगों को, पदाधिकारियों को है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मुझे प्रस्तुत किया गया, सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाने वाले प्राधिकारी से पूछेगी कि भैया आप इसको कैसे, आपने किस धारा के तहत, कौन सा आपके पास सबूत है, इसने क्या गलती की है, ये सब बताओ कि क्यों आपने इसको बंदी बनाया, ठीक है। अब वो पारिस्थितिजनक सबूत दे पाए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे पाए, कुछ दस्तावेज दे पाए जो कि मेरे खिलाफ हो और मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया हो, समझना, तो मुझे मेरे बंदी बनाए जाने को आगे जारी रखा जाएगा, ऐसा कोर्ट आदेश दे देगी। लेकिन यदि मुझे गलत ढंग से बंदी बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोर्ट मुझे तत्काल रिहा करने का आदेश दे देगी, और जैसे ही मैं रिहा हो गया तो मेरे जो मूलभूत अधिकार छीने गए थे वो फिर से मुझे क्या मिल जाएंगे। देखो, दोनों के द्वारा, माला कुमारी जी, मैंने अभी बताया कि दोनों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अब जबरन कैद कोई प्राइवेट पर्सन करे, निजी व्यक्ति करे, तो उसको तो भैया, प्राइवेट पर्सन को तो किसी भी हिसाब से, कानूनी या गैर कानूनी किसी हिसाब से बंदी बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है। ये काम तो पुलिस और जो सरकारी अथॉरिटी है उनका है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोर्ट पुलिस को आदेश देगी कि जिस प्राइवेट पर्सन ने बंदी बनाया उसको भी पकड़ के लेके आओ, और जिसको कैद में रखा गया, बंदी बनाया गया, उसको भी पकड़ के लेके आओ। ध्यान देना, और फिर वहां पर भाई रिहा करेगी या पुलिस कस्टडी में दे देगी। ये पॉइंट क्लियर है? बताना फिजा खान, आपका वो नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया कि वो समझ में आया था या नहीं आया था, प्लीज बता दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हेवियस कॉर्पस, लिखना बच्चों, हेवियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर
प्राप्त करना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर प्राप्त करना है। लिख लिया? मतलब टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। ध्यान देना, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। यह रिट एक आदेश के रूप में, यह रिट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के, यह रिट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी को बंदी बनाए, जो किसी को बंदी बनाए हुए है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, जो किसी को बंदी बनाए हुए है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें, उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि निरुद्ध या डिटेन्ड जिसे कहते हैं, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने, उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे उचित कारण है या नहीं। यदि उचित कारण नहीं है, यदि उचित कारण नहीं है तो उसे मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह रिट किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या निजी अधिकारी, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो चाहे निजी अधिकारी। क्लियर? लिखिए निम्नलिखित, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित मामलों में यह रिट उपलब्ध नहीं है, यह रिट उपलब्ध नहीं है। क्लियर? यदि गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई हो, पहला लिखिए, यदि गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई हो,
दूसरा लिखिए, दूसरा लिखें विधायिका या न्यायपालिका के अवमानना के संबंध में, के अवमानना के संबंध में। क्लियर? यदि, थर्ड पॉइंट लिखे, यदि आदेश, यदि आदेश न्यायालय के द्वारा जारी किया हो, जारी किया गया हो, ठीक है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर कि अच्छा, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि यदि जो निरुद्ध किया गया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया गया हो, तो फिर आप यहाँ पर हेवियस कॉर्पस आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो हेवियस कॉर्पस सबको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों वो क्या है कि परमादेश या मेंडामस। क्लियर? ध्यान देना। अच्छा, नाम ही बता रहा है परम आदेश, मतलब ये आदेश दूसरे आदेश से क्या है, ऊपर है। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण से समझो कि ये परमादेश क्या है। ठीक है, मैं सारे दस्तावेज के साथ आरटीओ के पास गया, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास, ठीक है, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास गया, ठीक है, और कहा कि ये देखो ये दस्तावेज है जो ड्राइविंग का टेस्ट है, मैंने पास कर ली है, अब आप मुझे क्या करो, लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र जिसे कहते हैं उसको जारी कर दो। मान लो कि वो लाइसेंस किसी कारण से जारी नहीं करता है, वो अधिकारी भ्रष्ट है या कुछ भी है, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो मेरे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है और मैं जाता हूं थाने, क्या लिखवाने, रपट लिखवाने, एफआईआर लिखवाने, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी जिसे कहते हैं उसको लिखवाने के लिए। लेकिन पुलिस अधिकारी एफआईआर लॉन्च करने से या प्राथमिकी लिखने से मना कर देता है या बहाने से उसको टाल देता है। तो मेरे जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ उसका तो उपचार हो नहीं पाएगा, तो मैं कहां चला जाऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय चला जाऊंगा। क्लियर? और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी करती है, ये परमादेश जारी करती है और उस अधिकारी को कहती है कि जो भाई आपका लोक कर्तव्य है यानी कि पब्लिक ड्यूटी है उसको आप कीजिए। क्लियर? और जब वो ऐसा करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा तो मेरे जो आवाजाही का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत वो फिर से बहाल हो पाएगी। क्लियर है पॉइंट? इस चीज को क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। लेकिन इसमें 2-3 शर्तें हैं कि परमादेश कब जारी किया जाता है। सबसे पहले तो पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जाएगा, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो परमादेश जारी किया जाएगा उस पब्लिक अथॉरिटी या लोक अधिकारी के लिए जारी किया जाएगा जिसकी वो पब्लिक ड्यूटी थी, मतलब लोगों के संबंध में ड्यूटी थी। अब उसका कोई निजी मसला हो इसके मामले में आप नहीं करवा सकते। देखिए 2-3 बात समझिए। एक तो क्या हो, पब्लिक ऑफिशियल हो, नहीं क्या हो, लोक अधिकारी हो, पहली बात। और वो उसका क्या हो बच्चों, पब्लिक ड्यूटी हो, मतलब लोक कर्तव्य हो। क्लियर? लोक कर्तव्य हो। और वो क्या हो, मैंडेटरी इन नेचर हो, वो काम जो है वो
करना ही पड़ेगा, यानी कि क्या हो बच्चे, बाध्यकारी, क्लियर, उसका ये कर्तव्य हो। ध्यान देना, बाध्यकारी कर्तव्य हो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा, क्या मामला पहुंचा पता है, कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो हमें क्या नहीं दे रहा है, इंसेंटिव नहीं दे रहा है। अच्छा, मसला ये था कि राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें ये कहा था कि देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काम के हिसाब से यदि उसको लगे तो क्या कर सकता है, इंसेंटिव जारी कर सकता है, मतलब अतिरिक्त भत्ता दे सकता है, देगा ही ये नहीं था, क्लियर। तो किसी एक कर्मचारी को या शिक्षक को नहीं दिया गया, तो वो शिक्षक कहां पहुंच जाता है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए शिक्षक महोदय, आप इस चीज के अधिकारी नहीं है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, वो पब्लिक ऑफिशियल है, ये भी बात सही है, वो पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, ये भी बात सही है, लेकिन ये ड्यूटी उसकी मैंडेटरी ड्यूटी या बाध्यकारी कर्तव्य नहीं है, क्लियर, कि भाई उसको इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात। और जब ये ऐसा है ही नहीं, ये उसके विवेक पे छोड़ा गया, तो वो आपको इंसेंटिव दे या ना दे वो तय करेगा। और आप इस मामले में उस अधिकारी को न्यायालय में घसीट के ये जो कर्तव्य है उसका, उससे नहीं करवा सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बताना बच्चों। फटाफट यस या नो लिखो, वाई या एन, फटाफट लिखिए तो। ओके, चलिए। अब एक चीज ये भी ध्यान देना कि ये जो परमादेश है, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पे बैठे हुए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं या अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ जारी नहीं करवाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं है। देखो यहां पर मैंने बोल दिया है कि पब्लिक ऑफिशियल के लिए है, क्लियर। फिर जो बारी आती है, ये न्यायाधीश के विरुद्ध भी समान स्थितियों में रिट जारी नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यायाधीश के विरुद्ध ये मतलब एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश, मान लो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ ये परमादेश जारी नहीं करेगा। उसके लिए अभी हम बात करेंगे, प्रोहिबिशन है और सेटियरी है, क्लियर है, प्रोहिबिशन और सेटियरी है, क्लियर, प्रतिषेध या उत्प्रेषण है, क्लियर है पॉइंट। तो ये तीन जगह है जो कि अपवाद की श्रेणी में गिना जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, लिखिए परमादेश, लिखिए परमादेश, यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे, कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे। लिख लिया, अभी बता रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं। जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार प्राप्त नहीं हो, लिखा। लिख लिया, फिर लिखिए इस प्रकार का
रिट तब जारी किया जाता है, तब जारी किया जाता है जब लिखा कोई लोक सेवक, कोई लोक सेवक लिखा किसी विधिक कर्तव्य को करने के लिए बाध्य है, किसी विधिक कर्तव्य को करने के लिए बाध्य है, किंतु वो करने से मना कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह रिट निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। पहला, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए, कर्तव्यों के पालन के लिए, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, न्यायाधीश के विरुद्ध भी सामान्य स्थितियों में यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर? आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो अंकित जी आपने पूछा है वो लिखिए, परमादेश शब्द ब्रिटिश क्राउन से लिया गया है। परमादेश शब्द ब्रिटिश क्राउन से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, अच्छा इससे पहले आप समझ लें, एक प्रतिषेध है और एक सेटियरी है। क्लियर? प्रतिषेध या उत्प्रेषण कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले प्रतिषेध को समझते हैं। क्लियर? प्रतिषेध की यदि बात की जाए तो उसमें एक चीज जानो कि ये हमेशा जो उच्चतर न्यायालय है, जो हायर जुडिशरी है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए जारी करेगा या उच्च न्यायालय अपने से नीचे अधीनस्थ न्यायालय के लिए इसको जारी करेगा। पहली बात तो ये हो गई, दोनों की ही बात है, लेकिन दोनों में फर्क है। देखिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई जो निचली अदालतें हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं। क्लियर? और इस कारण से किसी के मूलभूत अधिकारों का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। क्लियर? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी, मान लें
कि यदि प्रतिषेध जारी कर रही है, प्रोहिबिशन जारी कर रही है, तो जो कुछ भी सुनवाई निचली अदालत में चल रही है उसको इस प्रतिषेध को जारी करके क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि निचली अदालत का तो वो अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। क्लियर? और जब अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप सुनवाई कैसे कर सकते हो? यानी कि जब सुनवाई चल रही हो और उसको रोकना हो, क्लियर, उसको रोकना हो तो प्रतिषेध जारी किया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? क्या किया जाएगा जारी? प्रतिषेध जारी किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब बात इसकी होती है कि उत्प्रेषण का, तो उसमें क्या होता है, इसमें भी उचली अदालत है, ठीक है, हायर जुडिशरी है, अपने से लोअर जुडिशरी को जारी करती है। क्लियर? लेकिन यहां पर या तो ध्यान देना, अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश दे दिया गया है। अच्छा, अंतरिम आदेश क्या होता है कि चलो भाई कोई मुकदमा है, ये अभी तत्काल फैसला दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद सुनवाई चलती रहेगी और फिर जब सुनवाई खत्म होगी तो मैं क्या दूंगा, अंतिम आदेश दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो मैं क्या जारी करूंगा, अंतिम आदेश जारी करूंगा। तो या तो निचली अदालत किसी मुद्दे पे या किसी मामले में क्या कर चुकी हो, आदेश दे चुकी हो, ठीक है, फाइनल ऑर्डर दे चुका हो या इंटरिम ऑर्डर दे चुका हो। क्लियर? तब जाके, नहीं, मैं ऐसे आपको समझाता हूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लात मार रहा है, ठीक है, और लात मारने के लिए लात उठाई ही थी जो कि गलत था, तो उसको रोक दिया जाएगा कि आप लात मार नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये एक तरीके का क्या है, प्रिवेंटिव है, निवारक है, रोकने वाला है। कौन? प्रोहिबिशन, जिसको कि इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं और हिंदी में प्रतिषेध कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेटियरी की यदि बात की जाए या उत्प्रेषण की बात की जाए तो ऑलरेडी वो लात मार चुका है, ठीक है, उसके कारण से वो घायल हो चुका। ध्यान देना, तो एक तरफ यदि अंतरिम आदेश दिया गया, कार्रवाई चल रही है, तो उसको रोक भी दिया जाएगा, ठीक है, सेटियरी के तहत या उत्प्रेषण के तहत, और साथ में फिर उसका उपचार भी किया जाएगा। तो देखो बड़ा फर्क जो है किसके किसके बीच में, प्रोहिबिशन और सेटियरी के बीच में ये है कि प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव है। क्लियर? कि आप अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निचली अदालतें कार्य नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जब सेटियरी या उत्प्रेषण की बात करते हैं तो उसमें क्या है, ये समझिए कि आप को सिर्फ रोका ही नहीं गया बल्कि क्यूरेटिव यानी कि उपचार भी किया गया। ठीक है, तो सेटियरी या उत्प्रेषण प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, और प्रोहिबिशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव है। क्लियर है पॉइंट? बताना बच्चों, यस नो जवाब दीजिए। मैं आपके रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूं और फिर लिखवाऊंगा। फटाफट लिखो यस या नो, और सभी लोग लिखो जितने भी शामिल हैं आप बच्चों। ओके, अजय फिजा खान जी, मैं बता दे रहा हूं आपको परमादेश क्या है, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों ही लिखवा दे रहा हूं। परमादेश क्या है? परम आदेश है, मतलब इससे ऊपर कोई आदेश नहीं। मैं पब्लिक अथॉरिटी हूं, ध्यान देना, नहीं मैं मतलब डीएम या कलेक्टर या एसपी हूं, ठीक है, मेरा कोई लोक कर्तव्य है, मतलब लोगों के प्रति मेरा कोई ड्यूटी है। अब वो मैं ड्यूटी कर नहीं रहा हूं और मेरे इस ड्यूटी नहीं किए जाने के कारण से किसी का क्या हो रहा है, मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय जब जाएगा तो वो क्या
सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करेगी, परमादेश जारी करेगी, ठीक है, और उस लोक अधिकारी को कहेगी कि भैया आपका जो लोक कर्तव्य है उसको करो। क्लियर? मान लो कि एफआईआर लॉज नहीं कर रहा है तो एफआईआर लॉज कर लो, लेकिन उस लोक अधिकारी का वो जो काम हो वो मैंडेटरी हो, मतलब बाध्यकारी हो, जो उसको करना ही करना है। उसी लोक अधिकारी का यदि लोक कर्तव्य, गौर करना, यदि उसी लोक अधिकारी का लोक कर्तव्य क्या हो कि विवेकाधीन हो, अपने विवेक से करने या ना करने का आदेश मिला हो ऊपर से, तब उस मामले में परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट लिखिए। अब सबसे पहले लिखे प्रतिषेध। क्या लिखेंगे? प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है, पहला पॉइंट लिखिए, इसका अर्थ होता है रोकना। इसका अर्थ होता है रोकना। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, यह एक न्यायिक रिट है जो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करता है। नेक्स्ट लिखिए, यदि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है तो यह रिट जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। अतिक्रमण करने से रोकना है। लिख लिया? अब समझिए, नेक्स्ट जो बारी आती है, ठीक है, प्रतिषेध। लिखिए, न्यायिक या अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता। न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसकी प्रकृति निवारक होती है। इसकी प्रकृति निवारक होती है। क्लियर? अब लिखिए नेक्स्ट, उत्प्रेषण।
क्लियर? पहला पॉइंट लिखें इसमें, यह भी रिट प्रतिषेध की तरह न्यायिक रिट है, प्रतिषेध की तरह न्यायिक रिट है, जो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, को जारी की जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखें, इस रिट के, नेक्स्ट पॉइंट, इस रिट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले, इस रिट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाले वादों को वरिष्ठ न्यायालय के पास, वादों को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारिता के बाहर जाकर निर्णय दिया हो या निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह रिट निवारक तथा उपचारात्मक, क्यूरेटिव, निवारक तथा उपचारात्मक दोनों ही है, उपचारात्मक दोनों ही है। लिख लिया? फिर लिखिए, यह रिट न्यायिक लिखिए कॉमा अर्ध न्यायिक या प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जो पांचवा और अंतिम रिट है वो क्या है? अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी पद का धारण गलत तरीके से करता है, मतलब गलत तरीके से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति ए है, ध्यान देना, कोई ए व्यक्ति है जो जीत जाता है और बी क्या है? हार जाता है। लेकिन ये जीतता कैसे है? धांधली से नहीं, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करके नहीं। तो ये क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा अपने मामले को लेके, नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी करेगा?
क्यो वारंटो जारी करेगा। ध्यान देना, क्या जारी करेगा? क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा जारी करेगा। और ए से पूछेगा कि भैया आप अपने इस पद पर कैसे आसीन हो, व्हाट इज योर अथॉरिटी। देखो क्यो वारंटो का मतलब आपका प्राधिकार क्या है, क्लियर? व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका प्राधिकार क्या है, समझना। तो यदि ए सिद्ध कर पाया कि मैं सही तरीके से इस पद पर आसीन हूं तो वेल एंड गुड, वो बना रहेगा। वरना सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बोलेगा इस ए को कि अपना पद क्या कर दें, रिक्त कर दें। ठीक है, मान लो कि उसके बावजूद ए इसको रिक्त नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पद को खाली घोषित या रिक्त घोषित कर देगा। और लाजमी है कि ये हारा इसलिए था कि इसने धांधली की थी, तो ऑटोमेटिकली ये किसके पद पे आ जाएगा, इस पद पे आ जाएगा, इस राष्ट्रपति। और ये किसी भी लोक प्राधिकारी के लिए, वो IAS हो, IPS हो, ठीक है, कहीं भी किसी की भी बात की जाए। समझाई बात? क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। क्लियर है? नाउ तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो सार्वजनिक पद पर, जो सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से हो। लिख लिया? यह रिट जारी करने का उद्देश्य होता है कि उस व्यक्ति के उस पद पर आसीन होने के प्राधिकार क्या है, आसीन होने के प्राधिकार क्या है। लिख लिया? और यदि वो अवैध है, यदि वो अवैध है तो उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लिखिए, यह रिट सिर्फ संवैधानिक या विधिक पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है, ना कि किसी मंत्रालय
किसी मंत्रालय या निजी व्यक्ति के विरुद्ध क्लियर। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए और कुछ चीज़ों को समझ लीजिए और मैं फिर रात में आपको जब इवनिंग में आऊँगा तो आपको ये लिखवा दूंगा, अनुच्छेद 33 या 34 या 35 की यदि बात की जाए। क्लियर, तो चर्चा कर लेते हैं। अब देखो अनुच्छेद 33 के तहत क्या है कि आर्म फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में है, जो सैन्य बल है उसके बारे में है, उसकी जो एफआर है यानी कि उसका जो मूलभूत अधिकार है, मतलब आर्म फोर्सेस की बात की जाए तो सैन्य बल हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस की बात कर लीजिए, गुप्तचर एजेंसी की बात कीजिए, सब की बात हो, ठीक है। इनके जो पदाधिकारी हैं इनके मूलभूत अधिकारों को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और साथ में उस बल में डिसिप्लिन या अनुशासन क्या रहे, बनी रहे। क्लियर। और इस मामले में सिर्फ और सिर्फ किसको, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। क्लियर है पॉइंट। अब देखो मिलिट्री लॉ से संबंधित यानी कि सैन्य कानून से संबंधित क्या होता है, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, जिसको कि हम कोर्ट मार्शल कहते हैं। क्लियर, इसको इससे क्या रखा गया, बाहर रखा गया। ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट इस मामले में क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है। अधिकारी और प्राधिकारी सेम है कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो बारी आती है अनुच्छेद 33 से। अनुच्छेद 34 की यदि बात की जाए तो एक चीज ध्यान देना कि जब मार्शल लॉ लागू रहता है या सैन्य शासन जब होता है तो उस समय जो फंडामेंटल राइट है या मूलभूत अधिकार है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसको सीमित कर दिया जाता है। क्लियर। अब जो मार्शल लॉ है या जो सैन्य शासन है वो है क्या, कि जो साधारण नियम कानून है उस समय क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। क्लियर। और जो गवर्नमेंट जो चलेगी वो सैन्य अभिकरण के द्वारा यानी कि सेना क्या करेगी, जो काम पुलिस कर रही है ना वो काम अब सेना कर रही होगी, मतलब उधर का लॉ एंड ऑर्डर इन सबों को संभाल रही होगी। और जो पुलिस है वो किसको सहायता करेगी, तो सेना को सहायता करेगी। ध्यान देना। और इस समय एक आम इंसान का जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्लियर, उसको सीमित कर दिया जाता है और वो इसके विरुद्ध में कहा नहीं जा सकता है, तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्लियर। और ये ऐसा कब किया जाता है, जब युद्ध घोषित हो जाए, क्लियर, सशस्त्र विद्रोह हो, क्लियर, किसी तरीके का हिंसा हो, उपद्रव हो। अब इसमें जो मिलिट्री अथॉरिटीज है, जो सैन्य प्राधिकारी है, क्लियर, वो क्या कर सकते हैं, जो सिविल अधिकार है लोगों का, समाज के अंदर जो अधिकार मिला हुआ है उसको रोक सकते हैं। क्लियर। सिविलियंस को मतलब आम लोगों को, जिस सेना के लोग नहीं है उनको पनिश भी कर सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं। क्लियर, ध्यान देना। इसके बाद जो मिलिट्री लॉ की यदि बात की जाए वो नेशनल इमरजेंसी से फर्क है, ठीक है। मतलब एक तरफ राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर ली जाए, दूसरी तरफ मिलिट्री लॉ की यदि बात कर ली जाए तो दोनों में फर्क है। जब सैन्य शासन लगाई जाती है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मूलभूत अधिकारों को क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है, मतलब उसका अतिक्रमण कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है तो मूलभूत अधिकार का तो अतिक्रमण होता ही है, जो केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब केंद्र की ज्यादा चलती है, राज्य की क्या होती है, कम होती है। और साथ में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, ठीक है, वो केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है उसमें भी फर्क आ जाता है। और साथ में
जो राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने की जो शक्तियां, वो भी फर्क आ जाता है। क्लियर? जब मार्शल लॉ की यदि बात की जाए तो इसमें गवर्नमेंट को भी सस्पेंड किया जा सकता है, कोर्ट को भी सस्पेंड किया, मतलब न्यायालय और सरकार दोनों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन जब आप नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो राज्य स्तर की जो सरकारें हैं या केंद्र स्तर की जो सरकार है वो जारी रहती है और न्यायालय भी जारी रहती है। तो ये बड़ा फर्क है। अब इसके बाद मार्शल लॉ की यदि बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यानी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए तो इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह के कारण से ही हो पाता है। फिर से मार्शल लॉ या सैन्य, ठीक है, शासन की यदि बात की जाए तो किसी एक क्षेत्र में लगाया जाएगा। क्लियर? लेकिन दूसरी तरफ नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो कहीं भी लगाया जा सकता है, पूरे देश में या किसी एक क्षेत्र में। क्लियर? मार्शल लॉ के लिए किसी भी तरह का संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेशनल इमरजेंसी के लिए अनुच्छेद 332 में सब कुछ लिखा गया। क्लियर? और जो लास्ट है हमारा वो क्या है, अनुच्छेद 35। क्लियर? 35। तो अनुच्छेद 35 में ये है कि अच्छा, जो संसद है हमारे मूलभूत अधिकार को प्रभावित करने के से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है? अनुच्छेद 16 में हमने देखा था कि संसद को अधिकार है कि राज्य सरकार यदि रेजिडेंस को या निवासी होने को यदि एक क्राइटेरिया बनाए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ऐसा जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा। क्लियर? इसके अलावा हमने अभी थोड़ी देर पहला देखा कि अनुच्छेद 32 की यदि बात की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है, ठीक है, उसके अधिकारों को बढ़ा सकता है। ठीक है? और ठीक है, ये अधिकार क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 33 में आपने देखा कि भाई आर्म फोर्सेस यानी कि जो सैन्य बल हैं वो हमारे मूलभूत अधिकारों को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो कानून बनाएगा संसद बनाएगा। इसके बाद मार्शल लॉ की भी बात की हमने। क्लियर? अनुच्छेद 17 में हमने देखा था कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, लेकिन इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। हमने अनुच्छेद 23 में देखा था कि ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर, मतलब लोगों की जो खरीद फरोख्त की जाती है और बलात् श्रम जो किया जाता है, इस मामले में भी कानून कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है। क्लियर? तो ये क्या था, अनुच्छेद आपका 33, 34 और 35। क्लियर? जब मैं इवनिंग में आऊँगा तो आपको ये लिखवा दूंगा और फिर थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे। अभी के लिए ठीक है, इतना ही, और मैं फिर आपसे इवनिंग में मिलूंगा। धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए।